Yes, class, welcome to you all the first session of our UGC नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम यूजीसी नेट कॉमर्स के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आज जो मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ, ये एग्जाम है आपका जून 2025 का, एंड दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। माई सेल्फ कनिष्का, मैंने अपना यूजीसी नेट एग्जाम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों सब्जेक्ट में क्लियर किया है। कुछ नॉलेज ली है, कुछ आप लोगों से जरूर लूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम, जो एग्जाम आपका 27 जून 2025 को हुआ था। सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है, कौन से यूनिट से आया है, वो भी समझते हुए चलेंगे। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ ए ड्रॉवर of the bill of exchange or the check? This question is based on the legal aspect of business, that is your unit 9, and the topic is negotiable instrument act. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया था? 1880 के अंदर आया था। क्वेश्चन देखो, प्राइमरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ ए ड्रॉवर कहाँ एक्सप्लेन किया है? लाइबिलिटी ऑफ ए ड्रॉवर का आपका सेक्शन है सेक्शन 30। सेक्शन 30 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको बताता है ड्रॉवर की लाइबिलिटी क्या होती है। यहां आपसे पूछा है प्राइमरी लाइबिलिटी क्या होती है ड्रॉवर की। देखो, ड्रॉवर की लाइबिलिटी अराइज जब होती है जब आपका चेक डिसऑनर हो जाता है। जब आपका चेक डिसऑनर हो जाता है, जिसको पैसा पे करना चाहिए था उसके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं रहता, वो पैसा नहीं पे कर पाता, देन इट्स द प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ ए ड्रॉवर। जिसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक ड्रॉ किया है, ये उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी बन जाती है कि वो होल्डर को कंपनसेट करे, वो होल्डर को कंपनसेट करे। देन ऑप्शन ए इज हियर द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। लाइबिलिटी टू पे अमाउंट एट मैच्योरिटी। देखो, मैच्योरिटी पे अमाउंट पे करने की लाइबिलिटी एक तरीके से डायरेक्ट लाइबिलिटी हम ड्रॉवर की नहीं कह सकते। समझ में आया? नेक्स्ट है लाइबिलिटी टू पे प्रोवाइड सफिशिएंट फंड टू द ड्रॉई। ड्रॉई के पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए, नो डाउट, बट अगर मैं सेक्शन 30 की बात करती हूँ तो उसमें एज सच लीगली इस तरीके की कोई लाइबिलिटी आपकी नहीं दी गई है। And the last option is liability to pay the holder without any condition. Without any condition ये चीज गलत है, because ड्रॉवर की लाइबिलिटी उस कंडीशन पे अराइज होती है जब एक्चुअली में होल्डर को मैच्योरिटी पे कंपनसेट नहीं किया जाता, तब हमारे ड्रॉवर की लाइबिलिटी यहाँ अराइज होती है। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन? ये एक्सप्लेनेशन भी आपके बिल्कुल दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका इकोनॉमिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट है आपकी। बिजनेस इकोनॉमिक्स के बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कौन कौन सा है? आपने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं। जो चैप्टर या जो टॉपिक आपने यहाँ पे माइक्रो में पढ़ा है, आप उसको अलग कर दो, जो मैक्रो में पढ़ा है उसको अलग कर दो। बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। प्राइसिंग प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। कंज्यूमर बिहेवियर, मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट को एलिमिनेट करती, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हम हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो यस, बिल्कुल ऑप्शन सी को आपको रिमूव करना है। जैसे ही ऑप्शन सी को एलिमिनेट करोगे, देयर आर ओनली द टू ऑप्शन, दैट इज या तो ए एंड डी या ए बी एंड डी। अब आ जाओ बी पे। बी कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर?
थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों के सामने है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, आप स्टडी कर सकते हैं। माइक्रो के अंदर हम एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, एक पर्टिकुलर फर्म की बात करते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स तो वहां हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं, नाम ही बता रहा है आपको। बाकी कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। स्कोप इंडिविजुअल तक रहता है, फोकस इसका डिमांड सप्लाई कंज्यूमर बिहेवियर कॉस्ट पे रहता है। इंडिविजुअल के कंज्यूमर बिहेवियर को, हाउस होल्ड को, इंडस्ट्री को देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एफिशिएंट एलोकेशन होना चाहिए रिसोर्सेस का। बट वहीं पे जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज द बेस्ट पॉइंट, ध्यान रखना ये सारे। प्राइस कंसर्न रिलेटिव रहता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक में प्राइस कंसर्न आपका जनरल लेवल पे रहता है, जिसमें हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को भी कंसीडर करते हुए चलते हैं। अगर इनकम कंसर्न की बात करूं तो माइक्रो में इंडिविजुअल और फर्म के इनकम पे ध्यान दिया जाता है, वहीं पे मैक्रो में कंप्लीट नेशनल इनकम पे आपका फोकस होता है। माइक्रो के अंदर जो आपकी पॉलिसी बनती है दैट इज द बिजनेस पॉलिसी एंड द प्रोडक्ट डिजाइन, वही मैक्रो के अंदर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट और द इम्पोर्टेंट टॉपिक। यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना ये पॉइंट भी। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम जरूर करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टार लगा लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप किया है अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को जेम्स मरियार्ड कीन्स ने डेवलप किया है और इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। स्टार लगा लो, याद कर लो, 10 बार बोल लो इस चीज को। दिस इज ऑल्सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फादर ऑफ द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट ऑडिट। ये जो क्वेश्चन है वो आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाली यूनिट से है। टाइप्स ऑफ ऑडिट टॉपिक को आपको यहां पे पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ऑडिट, गॉट इट? आ जाओ। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट को पढ़ना मत भूलना गाइस, इनकरेक्ट पूछा गया है यहाँ आपसे। मैनेजमेंट ऑडिट इज ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। क्या मैनेजमेंट ऑडिट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड हमारा आंसर यहीं से बन जाएगा। देखो, मैनेजमेंट ऑडिट जो करवाया जाता है ना, वो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को जानने के लिए कि इफेक्टिव तरीके से हमारा काम हो रहा है या नहीं, एक मैनेजमेंट प्रोसेस के हर एस्पेक्ट को समझने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट करवाया जाता है। एंड इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के बारे में जानना चाहती हैं, उसके काम के बारे में जानना चाहती हैं, तो आपका मैनेजमेंट ऑडिट करवाया जाता है। इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड भी नहीं है, ना ही ये कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। गॉट इट? तो मैनेजमेंट ऑडिट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। यस, मैनेजमेंट ऑडिट से आपको एक तरीके से कंप्लीट क्रिटिकल कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू मिलता है आपकी मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट ऑडिट कवर करता है वाइड एरिया ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी, ऑफ कोर्स यस, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर किस किस तरीके से मेरी ऑडिटिंग में या मेरी मैनेजमेंट में चेंजेस आई हैं। साथ में मैनेजमेंट ऑडिट आपको एक तरीके से शेयर होल्डर को या आपके स्टेक होल्डर को एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बेटर पिक्चर भी शो करता है, जिससे जो भी शेयर होल्डर है या स्टॉक होल्डर है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या उनको आगे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो एक शेयर होल्डर को क्लियर पिक्चर वहां से मिल जाती है। क्लियर यहां तक? आगे आ जाओ। ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टैट्यूटरी ऑडिट, मैंडेटरी बाय लॉ होता है। इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करवाया जाता है इंटरनल स्टाफ के बारे में जानने के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के बारे में जानने के लिए। इट इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी। एक्सटर्नल ऑडिट, कोई एक्सटर्नल ऑडिटर आके इंडिपेंडेंटली जब आपकी कंपनी में ऑडिट करता है, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करता है। कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट को वेरीफाई करता है। मैनेजमेंट ऑडिट मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इवेल्युएट करता है। ऑपरेशनल ऑडिट आपकी 3E पे काम करता है, दैट इज
इवेल्युएट एफिशिएंसी एंड द इकोनॉमी, मतलब एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ इकोनॉमी को इवेल्युएट करता है, दैट इज ऑपरेशनल ऑडिट। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट ये चेक करता है जो भी गवर्नमेंट ने कुछ लो रूल रेगुलेशन बनाए हैं, क्या आप उन लो रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, उनके साथ कंप्लाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट आपका टैक्स ऑडिट जो वेरीफाई करता है सारे टैक्स के कंप्लायंसेस को। फोरेंसिक ऑडिट होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है, डिटेक्ट करता है किसी फ्रॉड को। ये क्या है, सेक्रेटियल ऑडिट, थोड़ा सा जीभ गोचर आ जाती है, जो इंश्योर करता है कंपनीज के लॉ एंड कंप्लायंस को। आईटी ऑडिट रिव्यू करता है आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आईटी कंट्रोल को। क्लियर यहाँ तक? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज मेनली बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड, किस तरीके की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड होता है कि क्रिएशन होगी आपकी न्यू एसेट की एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज की। देन दिस इज द ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड एफडीआई, सॉरी ये आपकी एक तरीके की ग्रीन फील्ड एफडीआई होती है। देखो दो में आपको कंफ्यूजन होते हैं, एक होती है ब्राउन फील्ड, एक होती है ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर एक न्यू एसेट परचेज की जाती है, एक न्यू बिजनेस बनाया जाता है, एक न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाई जाती है। तो ग्रीन फील्ड एफडीआई के अंदर आपकी एक न्यू बिजनेस सेटअप होता है, आप कह सकते हो। वहीं पे ब्राउन फील्ड एफडीआई के अंदर जो ऑलरेडी सेटअप बिजनेस आप उसी को रन करते हो एज ए फॉरेन में जाके, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी बन जाती है। क्लियर यहाँ तक? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टाइप ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी वाला जो पार्ट है वो आपका रिसर्च के अंदर आता है, ये आपके रिसर्च का टॉपिक बनेगा। दो चीजें आती हैं यहाँ पे, एक आता है आपका वैलिडिटी जो आपका एक्यूरेसी के साथ डील करता है, एंड द सेकेंड वन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी आपके एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ डील करता है कि कंप्लीट चीजें आपको मिल रही है या नहीं। गॉट इट? टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी के ऊपर आपका ये क्वेश्चन है। आई जस्ट वोंट मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट ही एक्सप्लेन करती हूँ सारे टाइप की रिलायबिलिटी का। देखो जो सारी टाइप की रिलायबिलिटी सारी टाइप की वैलिडिटी का, वैलिडिटी के है बारे, वैलिडिटी का क्वेश्चन था ना, हाँ वैलिडिटी। वैलिडिटी को हम रिलेट करते हैं एक्यूरेसी के साथ। मेनली दो तरीके की आपकी वैलिडिटी होती है। सबसे पहले तो आती है आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है जो भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है, दैट चेंज इज ओनली एंड ओनली फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपने जिम शुरू करी है, आपने जिम शुरू करी है, जिम से आपका वेट लॉस हो रहा है। अगर एक्चुअली में जिम से ही वेट लॉस हो रहा है तो यहाँ पे आपकी इंटरनल वैलिडिटी हाई है, बट आपका वेट लॉस होने का रीजन है कि आप डिप्रेशन में हैं, तो यहाँ आपकी इंटरनल वैलिडिटी लो हो जाती है। जब एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करते हैं तो एक्सटर्नल वैलिडिटी आपको ये बोलता है कि जो भी मैं स्टडी कर रहा हूं उसका जो रिजल्ट निकला है ना, वो मेरा किसी और रीजन की वजह से निकला है, कि जो मैंने ये जिम ज्वाइन की है
इस जिम ज्वाइन के कारण मेरा जो ये वेट लॉस हो रहा है, एक्चुअली इट्स रॉन्ग। मेरा जिम ज्वाइन के कारण वेट लॉस नहीं हो रहा। मेरा जो वेट लॉस होने का एक्चुअली रीजन है वो तो मेरा डिप्रेशन है, वो तो मेरा डिप्रेशन है। तो इस केस के अंदर आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई हो जाती है। क्लियर? अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है, दैट चेंज इज ट्रूली कोज बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज योर इंटरनल वैलिडिटी हाई। एंड इफ द चेंज इज नॉट कोज बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन द एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई। यहां तक समझ में आया? इवन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो आपकी एक तरीके से इन्फ्रेंस वैलिडिटी का पार्ट बनती है। इन्फ्रेंस वैलिडिटी, इन्फ्रेंस वैलिडिटी क्या होता है? दैट डेटरमाइन द कंक्लूजन जो है, जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है, वो कंक्लूजन लॉजिकली तरीके से ड्रॉ किया जा रहा है या नहीं, या बस ऐसे ही हवा में बात मारी जा रही है। कौन कौन सी पढ़ी है हमने? मैंने आपको इन्फ्रेंस वैलिडिटी पढ़ाई। इन्फ्रेंस वैलिडिटी आपको क्या बोलती है? इन्फ्रेंस वैलिडिटी आपको ये बोलती है कि जो भी मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं, उस कंक्लूजन, वो कंक्लूजन एक्चुअली कोई ना कोई लॉजिकल वे है जिसको देख के मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं, हवा में बात नहीं मार रहा। इन्फ्रेंस वैलिडिटी की दो टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वैलिडिटी ये बोलती है जो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। बट वहीं पे एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलती है डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है उसका रीजन कोई और है, एनी अदर रीजन। समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट आ जाओ आप कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पे। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, अब ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या बोलती है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपको बोलती है कि जो भी आपने अपने रिसर्च के अंदर टूल्स को यूज किया है या जो भी आपने टेस्ट यूज किए हैं, दीज टूल एंड टेस्ट ट्रूली मेजर द कंसेप्ट दैट यू एक्चुअली वांट टू मेजर। फॉर एग्जांपल, आप थर्मामीटर यूज करते हो। थर्मामीटर यूज क्यों करते हो? टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हो। बट वहीं पे अगर ये थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर ना करके ये वेट को मेजर करने लग जाता है, तो इस केस में आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी लो है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपको बोलती क्या है कि जो भी टेस्ट या जो भी टूल आप यूज कर रहे हो वो एक्चुअली उसी चीज को मेजर कर रहा है जो आप उससे मेजर करवाना चाहते हो। समझ में आया ये भी? नेक्स्ट आती है आपकी फेस वैलिडिटी। ओ ये क्या हुआ? अरे बाबा, एक्चुअली थोड़ा सा लाइट लॉस है और अचानक से समझ नहीं आ रहा मुझे भी, बट वी कंटिन्यू आवर टॉपिक वैलिडिटी। नेक्स्ट है आपकी फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी आपको क्या बोलती है? फेस वैलिडिटी आपको ये बोलती है कि जो चीज आप देख के ही बता सकते हो कि ये चीज सही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे क्वेश्चन पेपर दिया गया है इंग्लिश का और उसके अंदर जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, आपका एग्जाम है इंग्लिश का और आपको जो क्वेश्चन फ्रेम करके दिए गए हैं उन वर्ड्स, वो जो वर्ड्स है दैट इज हिंदी, तो आप देख के ही बता सकते हो कि क्वेश्चन पेपर गलत है, क्वेश्चन पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। तो दिस इज फेस वैलिडिटी। नेक्स्ट आपका कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी ये बोलता है कि एक्चुअली में ये चेक किया जाता है कि मेरा जो कंसेप्ट है कि एक्चुअली वो कंप्लीट कवरेज दे रहा है या नहीं। तो कंटेंट वैलिडिटी में कंप्लीट कवरेज की हम बात करते हैं। कंप्लीट कवरेज, फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल के अंदर बच्चों का साइंस का टेस्ट लेना है।
साइंस का टेस्ट लेना है। अब इस साइंस के टेस्ट में आपको ये चेक करना है कि बच्चों का फिजिक्स स्ट्रांग है या नहीं, केमिस्ट्री स्ट्रांग है या नहीं, बायो स्ट्रांग है या नहीं। साइंस में ये तीनों पार्ट आते हैं। बट अगर आप उस टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन देते हो, देन द कंटेंट इज नॉट कंप्लीट कवरेज। आप फिजिक्स के क्वेश्चन के बेस पे ये नहीं कह सकते कि बच्चों की साइंस अच्छी है या बुरी है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कॉन्करेंट वैलिडिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये ना कंटेंट, कॉन्करेंट, कन्वर्जेंट सेम सेम वर्ड है, तो इनमें ध्यान से समझना। कंटेंट हमने देखा, अब आओ कॉन्करेंट पे। कॉन्करेंट, कॉन्करेंट वैलिडिटी आपको क्या बताता है? कॉन्करेंट वैलिडिटी आपको ये बोलता है, ये मेजर करता है इवन कि जो मैंने एक टेस्ट किया है, क्या उस टेस्ट की रिपोर्ट मेरे दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट से मेल खाती है। मतलब कि एक जो मेरे टेस्ट का रिजल्ट आया है, क्या वो किसी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड टेस्ट से मेल खाता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज अपना शुगर टेस्ट करवाया। मैंने शुगर टेस्ट करवाया एक लैब 1 से, और 10 मिनट बाद मैंने शुगर टेस्ट करवाया उसी टाइम पे लैब 2 से। क्या जो रिपोर्ट लैब 1 की आई है, क्या वही रिपोर्ट लैब 2 की भी आनी चाहिए? अगर मेरी बॉडी में मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है और मैंने सेम टाइम पे 2 अलग अलग लैब से टेस्ट करवाया है, तो क्या मेरी रिपोर्ट सेम आनी चाहिए? ऑफ कोर्स यस। अगर आपकी रिपोर्ट सेम आ रही है तो आपकी कंकरेंट वैलिडिटी हाई है। अगर सेम नहीं आ रही है तो आपके कंटेंट के अंदर, आपके डाटा के अंदर कंकरेंट वैलिडिटी लो है। क्लियर ये वाला पॉइंट भी? नेक्स्ट आगे आओ, कन्वर्जेंट। कॉन्टेंट, कॉन्करेंट, सॉरी कंटेंट, कॉन्करेंट। अब आ जाओ कन्वर्जेंट पे। कन्वर्जेंट वैलिडिटी। अब ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी आपको क्या बोलता है? कन्वर्जेंट वैलिडिटी आपको ये बोलता है, ये इवन चेक करता है whether two different tests that measure the same construct produce similar result or not. For example, एग्जाम्पल से समझना। कन्वर्जेंट वैलिडिटी ना आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात करता है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक है टेस्ट ए, एक है टेस्ट बी, और एक है मेरा टेस्ट सी। टेस्ट ए जो है वो मेरी आईक्यू के मेजर करता है, टेस्ट बी भी मेरे आईक्यू को मेजर करता है, टेस्ट सी हाइट को मेजर करता है, हाइट को मेजर करता है। तो टेस्ट और टेस्ट बी दोनों के बीच में सेम चीज को मेजर कर रहे हैं। सेम चीज को मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिलेशन होगा, यानी कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी होगी। सेम कंस्ट्रक्ट प्रोड्यूस करता है या नहीं, दोनों टेस्ट सेम रिजल्ट देते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बच्चा है जिसका नाम है प्रियांशु। अगर मैं प्रियांशु का आईक्यू मेजर करना चाहती हूं, एक बार मैंने प्रियांशु का आईक्यू मेजर के लिए टेस्ट ए को यूज किया, दूसरी बार मैंने प्रियांशु के आईक्यू के लिए टेस्ट बी को यूज किया, तो मेरे दोनों के रिजल्ट सेम आने चाहिए। तो दिस इज convergent validity. And if I talk about the test B and test C, if I talk about the test B and test C, तो इन दोनों के बीच में आपकी डाइवर्जेंट वैलिडिटी है। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, जिसको डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी भी बोलते हैं। अगर कन्वर्जेंट पॉजिटिव रिलेशन को देखता है तो डाइवर्जेंट आपके नेगेटिव रिलेशन को देखता है। मेरे पीछे तो नहीं छुप रहा, अच्छा मेरी तो वीडियो ही ऑन है, गॉट इट। डाइवर्जेंट आपके नेगेटिव रिलेशन को देखता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ए जो मेरा बच्चा है, या फिर ये ले लो जो मेरा ये स्टूडेंट था प्रियांशु, मैं ये नहीं कह सकती कि प्रियांशु का आईक्यू हाई है तो उसकी हाइट भी अच्छी होगी, नहीं कह सकती ना मैं।
बट मैं ये कहती हूँ प्रियांशु ने ए टेस्ट से आईक्यू देखा तो उसका हाई था, तो बी वाले टेस्ट से जब मैं आईक्यू मेजर करूंगा तभी भी हाई आना चाहिए। समझ में आया? अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया तरीके से अब इस क्वेश्चन को तुम टैकल करने के लिए एकदम रेडी हो चुके हो। एक टेस्ट ऑफ ए वैलिडिटी विच डेमोन्स्ट्रेट statistically a relation between score of a selection प्रोड्यूस एंड द जॉब परफॉर्मेंस। मुझे मेजर क्या करना है, मैंने एक टेस्ट लिया है, उस टेस्ट में मुझे ये मेजर करना है कि जिसका स्कोर अच्छा आएगा क्या उसकी जॉब परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। ये कौन से तरीके की वैलिडिटी आपको आंसर करेगी? क्राइटेरियन, कंटेंट और कंस्ट्रक्ट एक ही स्लाइड पे पड़ी है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या मेजर करती थी? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या मेजर करती थी? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपको मेजर करती थी कि एक्चुअली में जो आप टेस्ट और टूल को यूज करो वो उसी चीज को बारे में रिजल्ट देता है या नहीं देता। गॉट इट? कंटेंट वैलिडिटी आपकी क्या बताती थी? कंटेंट वैलिडिटी कंप्लीट कवरेज के बारे में बात करती थी, कंप्लीट कवरेज। क्राइटेरियन वैलिडिटी आपकी क्या बताती थी? क्राइटेरियन वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी आई थिंक हमने नहीं पढ़ी है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्राइटेरियन वैलिडिटी ही है। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन नहीं, क्राइटेरियन वैलिडिटी नहीं पढ़ी, यहां पर देते कोई बात नहीं। क्राइटेरियन वैलिडिटी एक तरीके का ना आपको एक्सटर्नल बेंचमार्क देता है, एक तरीके से ये आपको एक्सटर्नल बेंचमार्क देता है। किस तरीके से कि हाउ विल द टेस्ट को रिलेटेड विद एक्सटर्नल बेंचमार्क, जो ये मैं टेस्ट ले रही हूँ इस टेस्ट का स्कोर मेरी जॉब से रिलेट करेगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क से रिलेट करेगा, तो दिस इज क्राइटेरियन वैलिडिटी। गॉट इट? ये सारी तरीके, अच्छा ये स्लाइड भी थी, मैं वैसे ही लिख लिख के पढ़ा रही थी। फेस वैलिडिटी अपीयर टू बी इंटेंडेड कंसेप्ट, कंटेंट वैलिडिटी कंप्लीट कवरेज कि कॉमर्स के अंदर मुझे ये देखना है हर एक यूनिट मेरी कवर होनी चाहिए सिलेबस की। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी थ्योरेटिकली चीजों को मेजर करती है कि एक्चुअली में सही चीज को मैं मेजर कर भी रहा हूं या नहीं। क्राइटेरियन वैलिडिटी एक एक्सटर्नल क्राइटेरिया के साथ अपने टेस्ट के स्कोर को रिलेट करती है फ्यूचर की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए। कंकरेंट वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी ये बोलती है कि एक्चुअली में जो मैंने अलग अलग लैब से टेस्ट करवाया है उसका रिजल्ट मेरे को सेम आएगा या नहीं आएगा। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट ये देखती है सेम टेस्ट सेम चीज को कंस्ट्रक्ट करता है या नहीं, एंड डाइवर्जेंट आपका डिफरेंट रिलेशनशिप के बारे में देखती है, ये नेगेटिव रिलेशन देखता है और ये चीजों के बारे में पॉजिटिव रिलेशन देखता है। गॉट इट? कन्वर्जेंट में टेस्ट ए टेस्ट बी दोनों आईक्यू के हैं, तो दोनों से बच्चे का रिजल्ट सेम आना चाहिए। लेकिन डाइवर्जेंट में टेस्ट ए आईक्यू को मेजर करता है, टेस्ट सी जो है वो हाइट को मेजर करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक टेस्ट में हाई रिजल्ट आए तो दूसरे में भी हाई आएगा, नहीं कह सकते, तो दिस इज डाइवर्जेंट वैलिडिटी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा टाइम तो नहीं लगा रहे हैं, अभी हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे और हमारा आधा घंटा हो चुका है, थोड़ा सा स्पीड करने की कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चंस को स्पीड में। Which of the following method belong to the category of demand market based pricing? कौन कौन सा यहाँ पे आपकी मार्केट बेस्ड प्राइसिंग है? तो यहाँ पे आपको सभी प्राइसिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। सर्च प्राइसिंग में क्या होता है, प्रीमियम प्राइसिंग में क्या होता है, और सबसे मेन मार्केट बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है। देखो मार्केट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे प्राइस में चेंज आना, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे प्राइस में चेंज आ रहा है, तो दैट इज मार्केट बेस्ड प्राइसिंग।
वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले सर्च प्राइसिंग। सर्च प्राइसिंग का मतलब, मैंने एक्सप्लेनेशन, हाँ देखो यहीं पे देख लो। सर्च प्राइसिंग का मतलब है प्राइस इंक्रीज टेम्परेरली विदाउट हाई और डिमांड। मतलब प्राइस जो आपका इंक्रीज हुआ है वो टेम्परेरी तरीके से इंक्रीज हुआ है, कोई परमानेंट चेंज नहीं हुआ है। कई बार क्या आता है, हमारे पास एकदम से बहुत ज्यादा हाई डिमांड आ जाती है, और जब मुझे ये एकदम से हाई डिमांड आती है तो मैं टेम्परेरी 1-2 घंटे के लिए अपने प्राइस को पीक पे ले जाता हूँ या प्राइस को हाई कर देता हूँ, तो दिस इज सर्च प्राइसिंग। नेक्स्ट आपके प्रीमियम प्राइसिंग। सर्च प्राइसिंग आपकी डिमांड एंड सप्लाई से अफेक्ट हो रही है, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए बनेगा। जहां पे ए नहीं है उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो। अब देखो बी यहां भी है और यहां भी है। प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग होता क्या है? प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब है हाई प्राइस को सेट करना ताकि उसी हिसाब से हमारी ब्रांड की क्वालिटी हमें निकल कर आए। हाई प्राइस रिफ्लेक्ट करता है सुपीरियर क्वालिटी को और द एक बेटर ब्रांड इमेज को, दैट इज द प्रीमियम प्राइसिंग। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी यहां भी है आपका, और ऑप्शन सी आपका यहां भी है। दैट इज व्हाट द टैरिफ कैन बियर द प्राइसेस। टैरिफ के बेस पे जितना टैक्स ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख दोगे। अगर आपको इंपोर्ट करने में महंगा पड़ा है तो आप वो टैक्स प्राइस कंज्यूमर से ही चार्ज करोगे, तो ऑफकोर्स डिमांड एंड सप्लाई। एंड द लास्ट है डिस्काउंट प्राइसिंग। डिस्काउंट प्राइसिंग हमारे आंसर में आएगा या नहीं आएगा ये देखना है। देखो डिस्काउंट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। सिंपल है ना, डिस्काउंट दे रहा हूं। अब मैं डिस्काउंट कब देता हूं? क्या डिस्काउंट मैं जब देता हूं जब मेरे पास एक तरीके से डिमांड होती है या डिमांड नहीं होती है? क्या मैं डिस्काउंट मार्केट के बेस पे देता हूं या मैं डिस्काउंट वैसे भी दे देता हूं? डिस्काउंट प्राइसिंग आपका दिया जाता है जब आपको अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है। ये आपका मार्केट बेस प्राइसिंग नहीं होता है गाइस, इस चीज को ध्यान रखना। डिस्काउंट देने का मेन मोटिव आपका ये नहीं होता कि मैं ज्यादा से ज्यादा सामान बेच एक तरीके से जो डिमांड आई है उस डिमांड को क्रिएट कर पाऊं, नहीं। डिस्काउंट प्राइसिंग का मोटिव डिमांड क्रिएशन का नहीं होता है। इसका है कि अभी ज्यादा से ज्यादा सामान बेच पाऊं मैं। डिमांड और सप्लाई से आपका डिस्काउंट प्राइसिंग अफेक्ट नहीं करता। तो थोड़ी सी आप इस क्वेश्चन में कह सकते हो एम्बिग्यूटी बिल्कुल है, और इसका जो करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया था दैट इज ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट? आपको याद ये रखना है, डिस्काउंट प्राइसिंग आप जब ऑफर करते हो जब आपको कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है। इनिशियल लेवल पे आप डिस्काउंट प्राइसिंग देते हो, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई तो आपका डेली बेसिस का कंसेप्ट है एक तरीके से। एंड द पैरिटी प्राइसिंग क्या होता है? पैरिटी प्राइसिंग का मतलब है सेटिंग द सिमिलर प्राइस रिलेट टू योर कॉम्पिटेटर। जो आपके कॉम्पिटेटर प्राइस रख रहा है वही सेम प्राइस आप रख रहे हो, तो दिस इज पैरिटी प्राइसिंग। आज के आ जाओ, अरेंज द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के जो ये एक्सचेंज रेट है इनको आपको अरेंज करना है ओल्ड टू न्यू में। आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, तो आप इसको कैसे टैकल कर सकते हो? देखो कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज आपका एक तरीके से बाटर सिस्टम सबसे पहले आया था। यस, बाटा सिस्टम के बाद आपका गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर राजा महाराजा के टाइम पे डील होती थी। यस, जब हमने देश को आजाद करवाया राजा महाराजा एंड अंग्रेजों से, तब ये था कि अब गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करेगी। अब गवर्नमेंट हर चीज से डील करेगी, तो फिक्सिंग प्राइस पैरिटी। लेकिन जब हमने लॉन्ग टर्म में देखा सेंट्रलाइजेशन से काम अच्छा नहीं हो पाता, तो हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रखा, तो फिर आपका लास्ट में ये आया। तो द करेक्ट आंसर इज बी ए सी डी। गॉट इट? क्लियर है? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को। कौन कौन से फैक्टर डिमांड को डिटरमाइन करते हैं? क्या प्राइस से डिमांड पे फर्क पड़ता है? यस। इनकम से फर्क पड़ता है? यस।
टेस्ट एंड प्रेफरेंस से फर्क पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर मेरे पास ज्यादा पॉपुलेशन है तो डिमांड ज्यादा होगी, और अगर कम पॉपुलेशन है तो डिमांड कम होगी। इंडिया के अंदर इतने सारे पर्सन्स आके इन्वेस्ट करना क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उससे डिमांड काफी ज्यादा होगी, कंज्यूमर्स काफी ज्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये डबल डबल लिखा जा रखा है, so option number D here is the correct answer. Move on to the next question. The question that actually ask the respondent are known as. मुझे मेरा रिसर्च पेपर के लिए एक्चुअली मैं रिस्पोंडेंट से जो क्वेश्चन फिल करवाता हूँ उस क्वेश्चन को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज द मेजरमेंट क्वेश्चन। बिकॉज उनके आंसर के बेस पे मैं मेरे रिसर्च के डाटा को मेजर करूंगी, तो एक्चुअली में जो रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछे जाता है उन क्वेश्चंस को मेजरमेंट क्वेश्चन कहा जाता है। मैम तो रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? बेटा रिसर्च क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन फ्रेम किए गए किसी रिसर्च की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उनको रिसर्च क्वेश्चन कहा जाता है। इसमें रिसर्च क्वेश्चन एंड मेजरमेंट क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखना, रिसर्च क्वेश्चन आर द क्वेश्चन दैट इज फ्रेम्ड बाय रिसर्चर टू सॉल्व द मैनेजमेंट प्रॉब्लम, बट मेजरमेंट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में इंक्लूड होता है क्वेश्चनियर जो एक वेरिएबल को मेजर करता है। मेजरमेंट क्वेश्चन ज्यादातर आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होते हैं, ये भी याद रखना। मैनेजमेंट क्वेश्चन क्या होते हैं? मैनेजमेंट क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू द बिजनेस और द मैनेजरियल प्रॉब्लम, कि सेल घट रही है तो क्यों घट रही है, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, टर्नओवर हाई है तो क्यों हाई है। दीज आर ऑल द मैनेजमेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चन को यूज किया जाता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। एक पर्टिकुलर चीज की मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ये प्रोडक्ट क्यों परचेज किया जा रहा है, इसके ऊपर बच्चे क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, यही चीज में से क्या है जो सारे बच्चे इसकी तरफ आ रहे हैं। दैट इज इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन। एक ही चीज से रिलेटेड इन डेप्थ क्वेश्चन, एक ही चीज के 10, एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन जब आप पूछ रहे हो, तो दैट इज इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। क्लियर यहां तक? आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर द एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर? देखो दो तरीके का होता है आपका एमलगमेशन। जब मैं एमलगमेशन की बात करती हूं तो एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज एंड एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर के लिए आपकी कुछ 5 to 7 कंडीशंस होती हैं। अगर इसमें से मैं किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करने में फेल हो जाती हूं तो वो एमलगमेशन मेरा एमलगमेशन फॉर परचेज बन जाता है। अगर ये मैं सारी कंडीशन फुलफिल करती हूं तो ही वो मेरा एमलगमेशन फॉर मर्जर रहता है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर के बारे में? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है, ध्यान रखना। सबसे पहली, ऑल एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ ए ट्रांसफर कंपनी कैन टेकन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। जो ये मैं 5 to 7 स्टेटमेंट बता रही हूँ ना, ये वही स्टेटमेंट है सारी। तो पहली स्टेटमेंट यही है कि जो सारी की सारी एसेट एंड लाइबिलिटी है ट्रांसफर कंपनी की, वो ट्रांसफरी कंपनी के पास जानी चाहिए। यस, बिल्कुल जानी चाहिए। सेम बुक वैल्यू के प्राइस पे जानी चाहिए। यहां से आपका कोई सुपर प्रॉफिट या एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं निकलना चाहिए। गॉट इट? तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ। शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 95% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी बिकम द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। क्या ऐसी कोई कंडीशन है कि ट्रांसफर कंपनी के 95% शेयर, कम से कम 95% शेयर ट्रांसफर कंपनी के शेयर्स होल्डर बन जाने चाहिए?
क्या ऐसी कोई कंडीशन है? नहीं मैम, कंडीशन तो है बिल्कुल, लेकिन 95% की नहीं है, ये 90% की है। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। इमल्गमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर के अंदर ये कंडीशन है कि जो 90% शेयर है ट्रांसफर कंपनी के, वो ट्रांसफरी कंपनी के हो जाने चाहिए, बट 95 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा एंड ए नहीं आएगा। आगे आ जाओ सी पे। पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन मे बी मेड इन कैश पर शेयर। जो परचेज कंसिडरेशन है वो ओनली एंड ओनली शेयर के बेसिस पे हो सकता है, कैश में नहीं होगा। कैश में कौन से परचेज कंसिडरे कौन सा पेमेंट आप कैश में करते हो? अगर आपका कोई शेयर फ्रैक्शन में आता है ना, फ्रैक्शन में, क्योंकि आधा शेयर तो हम किसी को दे नहीं सकते, तो आधी अमाउंट दे सकते हैं उस शेयर की। तो फ्रैक्शन में अगर कोई शेयर आता है तो ही आप उस परचेज कंसिडरेशन में कैश यूज कर सकते हो, अदरवाइज परचेज कंसिडरेशन के लिए आपके शेयर यूज होंगे। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल यहाँ आपका आंसर बनेगा, जो कि सॉरी ऑप्शन सी, दोनों ही ऑप्शन में दे रखा है। अब आ जाओ, डी बनेगा या ई बनेगा? डी में क्या बोला है? जो जर्नल एंट्री है फॉर रिकॉर्डिंग द मर्जर आर पास टू द पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ई में बोला है जब बिजनेस है ट्रांसफर कंपनी का इज नॉट इंटेंडेड टू बी कैरिड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। नॉट इंटेंडेड बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। जो बिजनेस ट्रांसफर कंपनी का था सेम वही बिजनेस कैरी करना है ट्रांसफरी कंपनी को, अगर आपको नेचर ऑफ मर्जर करना है तो ऑप्शन ई आपके बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, और हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, तो यहां हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्लियर यहां तक? आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ ये स्लाइड है भी जिसमें मैंने पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज कंसिडरेशन दोनों के बारे में ही बताया है, और इसको आप लोग एक बार रीड कर सकते हो बिल्कुल। ये वो कंडीशंस हैं सारी जो हमने अभी डिस्कस की हैं। ये एक और भी याद रखना, जो भी आपका, जब आप नेचर ऑफ मर्जर की बात करते हो तो कोई भी गुडविल या कैपिटल अराइज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गुडविल या कैपिटल अराइज होती है तो वो इन अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज बन जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट, which of the following type of audit report are termed together as a modified report as per the standard of auditing? मॉडिफाइड रिपोर्ट, आपकी ऑडिट की कौन कौन से टाइप की रिपोर्ट होती है, पहले तो मुझे यही बता दो। जब भी कोई ऑडिटर किसी कंपनी का ऑडिट करता है ना, तो वो 4 तरीके की रिपोर्ट उसको देता है। कौन कौन सी? सबसे पहली आती है अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड को मैं क्लीन रिपोर्ट भी बोलती हूँ। क्लीन रिपोर्ट का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके का कोई फॉल्स या कोई गलत स्टेटमेंट मेरे को नहीं लगी, मुझे इस कंपनी की सारी चीजें ट्रू एंड फेयर लग रही हैं। तो जब किसी कंपनी में आपको कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिलती, तो ऑडिटर जो है वो एक तरीके की क्लीन रिपोर्ट जारी करता है, दैट इज अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड का मतलब है कि ये हर तरीके से सही है, किसी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसपे मैं बोल सकूं, तो नाम में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आती है आपकी क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट में बोला जाता है कि माइनर इशू हो सकते हैं, माइनर माइनर इशू मुझे एग्जिस्ट करते हुए लग रहे हैं। फिर नेक्स्ट आती है आपकी एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट ऑडिटर उस केस में देता है जहां बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन देखने को मिलती है, जहां आपको एज ए ऑडिटर बहुत सारी गलतियां देखने को मिलती हैं, तो वो एडवर्स रिपोर्ट होती है। एंड नेक्स्ट द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आपको जब एक ऑडिटर आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की रिपोर्ट जब देता है, जब एज ए ऑडिटर वो 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता कि प्रॉब्लम है या नहीं, वो कहता है हो सकती है,
मैं इस पे कोई ओपिनियन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कुछ चीजों में गड़बड़ नजर आई है, बट मैं उस चीज को 100% प्रूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है ऑडिट रिपोर्ट विद एम्फेसाइज ऑफ मैटर। इस तरीके की कोई ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं होती है। सिर्फ 4 तरीके की ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है। फर्स्ट है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, सेकंड है क्वालिफाइड ओपिनियन, देन है आपकी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड द एडवर्स ओपिनियन। ये कोई रिपोर्ट ही नहीं होती तो ये आंसर में आ ही नहीं सकता। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी को हमें एलिमिनेट करना था एंड ए, सी एंड डी इज हियर द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ आपसे मॉडिफाइड रिपोर्ट का पूछा था। मॉडिफाइड का मतलब जिसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो तीनों में ही जहां माइनर इश्यू है वहां भी चेंज करना पड़ेगा, जहां प्रॉब्लम शायद हो सकती है वहां भी वो सिचुएशन में तो करना ही है। तो मॉडिफाइड रिपोर्ट तीनों तरीके की आपकी होती है। क्लियर यहां तक? ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, इसको बिल्कुल आप लोग पढ़ सकते हो। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर द पार्ट ऑफ नाफ्टा? नाफ्टा को आज के टाइम पे यूएसएमसीए के नाम से जाना जाता है। यूएसएमसीए, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, these are the 3 country of the NAFTA. A, B and C is here the correct answer. नाफ्टा आपका बना कब था? नाफ्टा आपका बना था 1 जुलाई 1994 के अंदर। नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्टा का नाम रीनेम यूएसएमसीए कब करा गया था? 2020 के अंदर। गॉट इट? इसके अलावा भी कुछ एग्रीमेंट आपको पता होने चाहिए, दैट इज एशियन। एशियन आपका कब बना था? एशियन आपका बना था 8 अगस्त 1967 के अंदर। एशियन के फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या एशियन कंट्रीज भी कई बार बोल देते हैं, बट एज पर फुल फॉर्म एशियन नेशन आएगा बिकॉज यहाँ एन यूज किया गया है। और एशियन के आपके टोटल 11 मेंबर हैं। करंट मेंबर जो है वो आपके 11 है। लास्ट एक और ऐड हुआ था, 11+1 है लास्ट जो ऐड हुआ था। उसका नाम था आपका, उसका नाम एक्चुअली मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, अगर आपको किसी को याद हो तो प्लीज बताना। उसके बाद एक आपको जो पता होना चाहिए वो है सार्क। सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन 1985 के अंदर बना था। इसके जो मेंबर कंट्री है उसको याद रखने की आपकी ट्रिक है एमबीबीएस पेन। सबको पता हो गया आई थिंक, एमबीबीएस पेन, या फिर आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, IBPS ना MBA। आई से हो गया इंडोनेशिया, बी से हो गया बांग्लादेश, पी से पाकिस्तान, एस से श्रीलंका, NA से आ गया आपका नेपाल, M से हो गया मालदीव, B से भूटान एंड A से अफगानिस्तान। गॉट इट? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ। एशियन 1967 सबसे पुराना जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसमें से सबसे पुराना यही है। नेक्स्ट आपका सार्क 1985, फिर है साफ्टा 2006, नाफ्टा 1994, नाफ्टा का ही नाम करके यूएसएमसीए किया, दो MCA 2020 के अंदर। गॉट इट? ये 4 आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, ईयर भी पता होना चाहिए और मेंबर कंट्रीज भी पता होनी चाहिए। स्टार लगा लो इस पे। एशियन 1967, सार्क 1985, साफ्टा 2006, नाफ्टा 1997। ब्रिक्स भी याद रख लो एक, ब्रिक्स। ब्रिक्स है आपका 2009। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, और लास्ट में ज्वाइन हुआ था 2010 के अंदर आपका साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक्स था BRIC, बाद में आपका साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ था। गॉट इट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैरामेट्रिक टेस्ट दैट इज यूज्ड बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ द पेयर्ड सैंपल टेस्ट। पेयर्ड सैंपल टेस्ट, कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट जो है
वो यूज किया जाता है फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पेयर्ड सैम्पलिंग टेस्ट। सबसे पहले तो इसमें से पैरामेट्रिक कौन कौन से है वो देखो। मैन विटनी यू टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक है जी, नहीं आएगा। काई स्क्वायर टेस्ट पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है, इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को। 90% केसेस में काई स्क्वायर को नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के तरीके से देखा जाता है, तो वो डिटेल कंसेप्ट है, हम इसको बाद में स्टडी करेंगे। टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, क्या जेड टेस्ट में आपने कभी भी पेयर्ड टेस्ट देखा है? जेड टेस्ट आपके लार्ज सैंपल साइज के लिए यूज किया जाता है, ये भी याद रखना। टी टेस्ट आपका पेयर्ड टी टेस्ट होता है, जहां पे पैरामेट्रिक टेस्ट दैट आर यूज्ड फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा। टी टेस्ट स्मॉल सैंपल के लिए यूज होता है, जेड टेस्ट आपका लार्ज सैंपल के लिए यूज होता है। ये आगे दिए भी हैं टाइप ऑफ टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट का मतलब क्या है? कंपेयर द सैंपल मीन विद द नोन पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन को एक ही सैंपल के पॉपुलेशन मीन को उसके सैंपल के मीन के साथ कंपेयर करना इज नोन एज ए वन सैंपल टी टेस्ट। गॉट इट? नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट के अंदर क्या होता है? आपको दो इंडिपेंडेंट ग्रुप का मीन दे रखा है और आपको उसको कंपेयर करना है। एग्जाम्पल देखो, आपको कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट के मार्क्स को कंपेयर करना है। ऐसा कोई कॉमन स्टूडेंट हो ही नहीं सकता जो दोनों में हो, बिकॉज दे आर आर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, दोनों एक दूसरे पे किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं है। बट वहीं पे अगर मैं पेयर डिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करती हूँ, तो उसके अंदर जो मीन है वो सेम ग्रुप का ही देखा जाता है बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ पेशेंट थे या मेरे पास पेशेंट ने कुछ स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट का मैंने टेस्ट लिया और उसका स्कोर चेक किया, फिर मैंने उन स्टूडेंट को पढ़ाया, टीच किया वो टॉपिक, देन अगेन टेस्ट लिया और फिर उनका स्कोर चेक किया। तो जो स्टूडेंट है वो तो सेम ही है ना, तो दो उनकी पहले की नॉलेज, पहले की जो टेस्ट की नॉलेज थी या पहले की जो उनकी नॉलेज थी, वो आज जो हमने पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया उसके ऊपर डिपेंड करती है ना, तो डिपेंडेंट है ये एक दूसरे पे। समझ में आया? बिफोर आफ्टर स्टडी होती है अगर किसी भी ग्रुप की, तो वो आपका पेड टी टेस्ट होता है। गॉट इट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसको तो कर ही सकते हो। सबसे पहली आती है आपकी साइकोलॉजिकल नीड, देन है आपकी सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सेल्फ एक्सट्रीम एंड लास्ट आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा, यहां से ये काट दो। स्टार्ट आपकी साइकोलॉजिकल नीड से होगी, फर्स्ट एंड लास्ट को मैच किया और करेक्ट आंसर हम सबके सामने है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ये आपकी एक एल्डफर इयाजी थ्योरी को कई बार मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के साथ कंपेयर करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन अभी जो आपका रिसेंटली 4 जुलाई को एचटेट का एग्जाम हुआ था, एचटेट के एग्जाम में ये पूछा गया था कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसमें मल्टीपल नीड को हम एक ही बारी में कवर करते हैं। मल्टीपल नीड, तो इसकी आपकी एल्डफर इयाजी थ्योरी है, बिकॉज जो ग्रोथ नीड है, ग्रोथ नीड के अंदर हम अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को भी देखते हैं और एक्सट्रीम नीड को भी देखते हैं। वहीं पे एग्जिस्टेंस नीड के अंदर मैं अपनी साइकोलॉजिकल नीड को भी देखता हूँ और मैं अपनी सेफ्टी नीड को भी देखता हूँ। मतलब एक ही नीड के अंदर मेरी मल्टीपल नीड कवर हो रही है इन द एल्डफर इयाजी थ्योरी। इसका ये करेक्ट आंसर था। गॉट इट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया है। ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला, और कई बार इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए। जो करेक्ट फॉर्मूला है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल रेवेन्यू डिपेंड करेगा कि एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय
elasticity minus 1 upon elasticity. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू कि कितना एडिशनल रेवेन्यू आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि एवरेज रेवेन्यू के अंदर इलास्टिसिटी कितनी चेंज हो रही है उस पर डिपेंड करेगा. सो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. गॉट इट. कुछ रिलेशनशिप और मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ, ये ध्यान रखना, एक बार ध्यान से समझना इसे. जब मैं प्राइस इलास्टिसिटी की बात करता हूं और अगर मेरे को रिलेशन मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू में देखना है, क्वेश्चन था आपका एवरेज एंड मार्जिनल, इस पे भी आऊंगी बट अभी मार्जिनल एंड टोटल में समझो. जब जब आपकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी यानी कि हाई इलास्टिसिटी होगी, तब तब आपका एडिशनल रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होगा 0 से और टोटल रेवेन्यू हमेशा इंक्रीज करेगा. बिकॉज इलास्टिसिटी ज्यादा शो क्या करती है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने की वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा. तो प्राइस मैंने थोड़ा सा घटाया है तो डिमांड मेरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जिससे मेरे को मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि एडिशनल रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा और टोटल रेवेन्यू मेरा इंक्रीज होगा. वहीं पे अपोजिट, अगर प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, डिमांड में थोड़ा सा चेंज आया, तो ये आपका इन इलास्टिक बनेगा कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में एज सच कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है. और वहीं पे यूनिटरी इलास्टिक के अंदर तो आपका जीरो रिलेशन चलता है, मास्टर रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएगा एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो टोटल रेवेन्यू होगा वो आपका मैक्सिमम होगा. प्लस ध्यान ये भी रखना है, टोटल रेवेन्यू जो है वो आपका कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, बट मार्जिनल रेवेन्यू आपका नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है. जब तक मार्जिनल रेवेन्यू जो है, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, तब तक आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगा. जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू आपका जीरो हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमम हो जाएगा. और जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. ये रिलेशनशिप भी आपको ध्यान रखना है. अब आ जाओ आगे MRAR पे. जब जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा एवरेज रेवेन्यू के, तब तब आपकी परफेक्ट इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगी. परफेक्ट इलास्टिक का मतलब क्या है? परफेक्ट इलास्टिक का मतलब है जो इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटिव है, बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है. लेकिन जब जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा, तब आपकी यूनिटरी इलास्टिक आपको देखने को मिलेगी. और जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा तो आपकी इलास्टिसिटी परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगी कि प्राइस के चेंज होने से रेवेन्यू में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. तो दैट इज परफेक्ट इन इलास्टिक. क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, देखो दो केस होते हैं, एक होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर और एक होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. जो ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है वो वॉलेंट्री होता है, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर आपका इनवॉलेंट्री होता है. कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं जिससे आपका शेयर ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको कहा जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, दैट इज इनवॉलेंट्री, जब आप शेयर को ट्रांसफर करते हो. तो आपसे पूछा कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के बारे में बिल्कुल सही है. समझते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या है. नो इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड, किसी एडिशनल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्रांसमिशन आपका इनवॉलेंट्री होता है, तो किसी अलग से इंस्ट्रूमेंट की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज जनरली मेड विदाउट एनी कंसीडरेशन. ऑफ कोर्स ये बात भी बिल्कुल सही है, जब ट्रांसमिशन होता है तो किसी तरीके की कोई कंसीडरेशन की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, हम किसी कंसीडरेशन को कंसीडर नहीं कर सकते. नेक्स्ट है शेयर कंटिन्यू टू सब्जेक्ट टू द ओरिजिनल लाइबिलिटी. ऑफ कोर्स यस, दिस स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट.
कि जब आपकी ट्रांसमिशन होता है शेयर कंटिन्यू टू द सब्जेक्ट ऑफ द ओरिजिनल लायबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी वो उसी की रहेगी, ओरिजिनल लायबिलिटी ही रहेगी, चाहे बेशक ट्रांसमिशन हो गया, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी या लायबिलिटी आप कह सकते हो वो आपकी प्राइमरी होल्डर की ही रहती है। एंड द लास्ट सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट कि ट्रांसमिशन टेक प्लेस ड्यू टू डेथ एंड द इनसॉल्वेंसी। ये है जो मैं आपको बता रही थी ना, इनवॉलेंट्री इसीलिए होता है, अगर किसी की डेथ हो गया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो डेथ होने के बाद वो आके थोड़ी ना कहेगा जी मेरे शेयर ना मेरे बेटे को ट्रांसफर कर दो, तो उस केस के अंदर आपका ट्रांसमिशन होता है, और ट्रांसमिशन के टाइम पीरियड पे कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकते, कोई कंसिडरेशन आप नहीं ले सकते, बट लायबिलिटी आपकी प्राइमरी पर्सन की ही रहती है। इवन ट्रांसमिशन में कोई एक्स्ट्रा आप स्टैंप ड्यूटी भी चार्ज नहीं करते हो, कोई स्टैंप ड्यूटी भी चार्ज नहीं करते हो। गॉट इट? जो आपकी स्टेटमेंट ई दी है कि स्टैंप ड्यूटी पेबल होती है ट्रांसमिशन और शेयर पे, ये स्टेटमेंट गलत है। मुझे सिर्फ ऑप्शन ई को एलिमिनेट करना था, बाकी सारी चीजें मेरी सही है। देन ऑप्शन ए इज हियर द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस। करेक्ट सीक्वेंस बतानी है आपको सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस की। जब मेरे को सैंपल डिजाइन करना है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले मैं सैंपल साइज देखूंगा, या सैम्पलिंग टेक्निक देखूंगा, या सैम्पलिंग फ्रेम देखूंगा, या टारगेट पॉपुलेशन। सबसे पहले मैं सैम्पलिंग फ्रेम देखूंगा या टारगेट पॉपुलेशन? पहले तो मेरे को सी और डी में से ही बता दो सिर्फ तुम। सबसे पहले मैं अपनी टारगेट पॉपुलेशन देखूंगा कि मैं टारगेट करने किसको वाला हूं। मैं टारगेट यूथ को करने वाला हूं, मैं टारगेट जो है वो 60 प्लस यानी कि सीनियर सिटीजन को करने वाला हूं, या मैं टारगेट चाइल्ड यानी कि 10 साल से छोटे बच्चों को करने वाला हूं, या मैं टारगेट मदर्स को करने वाला हूं, न्यूली मदर गर्ल्स को करने वाला हूं, या न्यूली मदर्स को करने वाला हूं। तो टारगेट पॉपुलेशन क्या है मेरी? जैसे ही मेरी टारगेट पॉपुलेशन फिक्स हुई कि मैं जो स्टडी करूंगा वो मैं 60 प्लस यानी कि सीनियर सिटीजन पे करूंगा, मेरी टारगेट पॉपुलेशन फिक्स होगी। अब 60 प्लस हर कंट्री में है, हर एरिया में है, तो मैं मेरा सैंपल फ्रेम डिसाइड करूंगा। सैंपल फ्रेम में कौन सी कंट्री, उस कंट्री की कौन से स्टेट एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट की मैं स्टडी करने वाला हूं, दैट इज माय सैम्पलिंग फ्रेम। जैसे ही मेरा सैम्पलिंग फ्रेम रेडी हो जाएगा तब फिर मैं देखूंगा कि अब इसके लिए मैं सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी लगाऊं। मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक लगाऊं या मैं नॉन प्रोबेबिलिटी का यूज करूं। अपनी अपनी दोनों की कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, तो मैं देखूंगा सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी लगाऊं। जब मेरी सैम्पलिंग टेक्निक फिक्स हो जाएगी तो मैं ये देखूंगा कि एक्चुअली में मुझे कितने सैंपल चाहिए। अगर मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज करता हूं तो मेरा डाटा की जो एक्यूरेसी है वो हाई आएगी, बट मेरा टाइम एंड कॉस्ट वो भी दोनों हाई जाएगी। वेयरएस ऑन द अदर साइड मैं नॉन प्रोबेबिलिटी को यूज करता हूं, मेरी जो एक्यूरेसी है वो मेरी कम रहेगी, साथ में मेरी टाइम एंड कॉस्ट भी कम रहेगी। तो उसके बेसिस पे मुझे देखना है कि कौन से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करूं और मेरे को रिजल्ट कैसा चाहिए, उसके बेसिस पे फिर मैं सैंपल साइज डिसाइड करूंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी ओनली। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन को लगाना है। आपको ना इसमें मेनली ना सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 बैंक ऐसे हैं जो एनटीए बार बार पूछता है। आपको सिर्फ वो भी याद हो जाते हैं तो काफी हद तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं।
अगर मैं IFCI की बात करता हूँ, IFCI आपका 1948 में आया, IDBI 1964 में आया, नाबार्ड आपका 1982 में आया, सिडबी आपका 1988 में आया। ये आप लगा लेना। इसके अलावा मैं बता देती हूँ, इसके अलावा है आपका आरआरबी। आरआरबी आया आपका 1975 में। ट्रिक देखो कुछ याद करने की, नाबार्ड 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 1982, नाबार्ड एंड एक्सिम बैंक दोनों ही 1982 में आए थे। दो बैंक इकट्ठे याद हो जाएंगे, नाबार्ड एंड एक्सिम बैंक दोनों ही 1982 में आए थे। नाबार्ड को आप याद रखो कि 2 गांव को 8 गांव बनाना है, इतना पैसा देना है। 2 गांव को 8 गांव बनाना है, इतना पैसा देना है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक कितने हैं आपके? 5-7 बैंक है जो गांव पे काम करते हैं। कितने बैंक है आपके? 5-7 ही बैंक हैं जो एक्चुअली में गांव में काम करते हैं। तो 5-7-7-5 इस तरीके से आप रीजनल रूरल बैंक को याद रखोगे। और फिर है आपका एनएचबी, एनएचबी एंड सिडबी अगेन सेम है। सिडबी भी 1988 है और आपका सिडबी 1988 नहीं, सॉरी ये 1990 है। सॉरी सिडबी आपका 1990 है। 1988 में आपका एनएचबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक, 1988। एक यूटीआई भी बहुत पूछा जाता है, यूटीआई आपका 1962 है। एक पीएनबी को याद रख सकते हो, पीएनबी आपका 1894 है। और ये क्या आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एसबीआई आपका 1955 है। इवन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन सा आज का ऐसा कॉमर्शियल बैंक है जिसने शुरू में कभी एज ए सेंट्रल बैंक काम किया है? तो ये आपका एसबीआई है। एसबीआई ने इनिशियल लेवल पे एज ए सेंट्रल बैंक भी काम किया है। गॉट इट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, ये क्वेश्चन है आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस से, एंड ये क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूछा गया एक्टिवली अगर आप किसी भी फैक्ट को कंसील करते हो, छुपाते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? अगर आप गलती से, आपको खुद नहीं पता कि इसके अंदर ये चीज है, अगर आप जानबूझ के छुपा रहे हो तो वो होता है फ्रॉड। और अगर आपको खुद नहीं पता कि बुक के अंदर ये कमी, इस गाड़ी का गियर खराब है, तो उसको कहा जाता है एक तरीके से मिस्टेक या मिस रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन भी याद रखने हैं आपको। सेक्शन 14 के अंदर फ्री कंसेंट की डेफिनेशन दी है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपका कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। जब भी 2 पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए फ्री कंसेंट होना जरूरी है। फ्री कंसेंट होता क्या है ये आपको सेक्शन 15 के अंदर बताया है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका, मेरे को ये बताओ, वॉइड बनता है या वॉइडेबल बनता है? अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड बनेगा या वॉइडेबल बनेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल बनता है, ध्यान रखना। द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है फ्री कंसेंट के लिए आपके ये कुछ सेक्शन है, इनसे हमारा कंसेंट फ्री होना चाहिए। सेक्शन 15 कोहेजन, मतलब जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जोर जबरदस्ती है तो कंसेंट फ्री नहीं है। सेक्शन 16 में है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है इनडायरेक्टली मेरा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदती हूँ और उस कंपनी में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो मेरा कोई रिश्तेदार है, तो उस शेयर के प्राइस पे एक तरीके से मेरा अनड्यू इन्फ्लुएंस पड़ेगा।
मेरी वाइफ को कोई कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी मेरे हस्बैंड को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है मेरी किसी रिश्तेदार के साथ, तो उसमें इनडायरेक्टली अंडू इन्फ्लुएंस पड़ता है आपका। नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब है आप जानबूझ के किसी को गलत सामान बेचो, आपको पता था कि इस गाड़ी में कमी है, फिर भी आप अपने दोस्त को झूठ बोल के बेचो भाई एक नंबर की गाड़ियां ले जा, मजा आ जाएगा, तो दिस इज फ्रॉड। देन मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि एक्चुअली में जो चीज है आप उसको वैसा ना दिखाकर किसी दूसरे तरीके से दिखा रहे हो, जो आपको सेक्शन 18 के अंदर बताया जाता है। देन है आपका सेक्शन 20 से 22 के बीच में मिस्टेक बताई गई है, मिस्टेक। तो फ्री कंसेंट के सेक्शन, सेक्शन 15 है कोहेजन, 16 अंडर इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिस रिप्रेजेंटेशन, 20 से 22 में बताई गई है मिस्टेक। दो तरीके की मिस्टेक होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर और मिस्टेक ऑफ लॉ भी आपका ये देखा जाता है इंडियन लॉ के मिस्टेक है या फॉरेन लॉ के मिस्टेक है। और मिस्टेक में भी ये देखा जाता है जो ये मिस्टेक हुई है वो यूनिलेटरल हुई है या बाइलेटरल हुई है, मतलब दोनों पार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टी है, तो दोनों पार्टी को समझने में गलती हुई है या एक पार्टी को समझने में गलती हुई है, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन इसको डील किया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट। Which of the following year investor protection and education fund regulation was issued by Security Exchange Board of India? देखो ये चीजें ऐसी हैं कि अगर क्वेश्चन आता है देन वेल एंड गुड, नहीं आता है तो इन क्वेश्चन के अंदर हम बहुत कुछ ज्यादा सा टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि कब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा चेंज के बारे में वो पूछ लेता है हम नहीं कह सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 2009 के अंदर सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक तरीके से एक एजुकेशन फंड रेगुलेशन शुरू करी थी, तो उसका ईयर पूछा है कि कौन से ईयर के अंदर वो शुरू करी गई थी, दैट इज 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जियोग्राफिकल प्राइसिंग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। जियोग्राफिकल प्राइसिंग डिफरेंशिएशन कहां कहां पर देखा जाता है, या फिर ये कह सकते हो जियोग्राफिकल प्राइस डिफरेंशिएशन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, मतलब ज्योग्राफी वाइज हमें प्राइस को चेंज करना है, ज्योग्राफी वाइज चेंज करना है तो आपका यहाँ पे जोन प्राइसिंग तो आएगा ही आएगा, अलग अलग जोन में अलग अलग प्राइसिंग है। एंड ऑप्शन बी आपको हर पॉइंट पे दे रखा है, सबसे मेन चीज ये भी है। ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है आपका एफओबी फैक्टर फैक्ट्री प्राइसिंग। एफओबी फैक्टर प्राइसिंग, एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड फैक्टर प्राइसिंग का मतलब है जहां पे आपकी फैक्ट्री के अंदर सामान बना है वहां से लेकर जिस भी जोन में जिस भी पॉइंट पे आपको सामान पहुंचाना है, तो जितनी भी शिपिंग कॉस्ट लगी है वो सारी हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो ये अलग अलग जंग है कि अलग अलग कॉस्ट जाएगी, इंडिया में पहुंचाना है, पाकिस्तान में पहुंचाना है, यूएसए में पहुंचाना है, जापान में पहुंचाना है, मॉरिशियस में पहुंचाना है, अलग अलग एरिया की अलग अलग कॉस्ट लगेगी, तो जियोग्राफिकल प्राइस डिफरेंशिएशन बिल्कुल यहाँ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जहां नहीं है उस ऑप्शन को मैं टोटली एलिमिनेट कर सकती हूँ। ऑप्शन बी सभी में है। अब आ जाओ ऑप्शन सी पे, लॉस लीडर प्राइसिंग। लॉस लीडर प्राइसिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पे मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करता हूं अगर मुझे लॉस हो रहा है तो भी। द मेन मोटिव ऑफ द लॉस लीडर प्राइसिंग इज टू कैप्चर मार्केट, मार्केट को कैप्चर करना यहाँ मेरा मेन मोटिव होता है। तो लॉस लीडर प्राइसिंग का डिफरेंस, ये ज्योग्राफिकल प्राइसिंग डिफरेंशिएशन से कोई डायरेक्ट रिलेशन मेरे को नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन सी को यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट आपका पोस्टेज स्टैंप बेस्ड प्राइसिंग, जब आप पोस्ट करते हो अलग अलग एरिया में तो अलग अलग एरिया की अलग अलग स्टैंप होती है और उसके हिसाब से आपका प्राइस चार्ज किया जाता है कि आपको अपने पार्सल को कहाँ भेजना है।
तो बिल्कुल ये भी हमारा आंसर का पार्ट बनेगा। एंड बेसिक पॉइंट प्राइसिंग क्या होता है? बेसिक पॉइंट प्राइसिंग जो है वो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा अमेजोन यूज करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया का, लाइक एनसीआर, एनसीआर के आसपास के पूरे एनसीआर रीजन का एक बेस पॉइंट बना दिया कि पूरे एनसीआर के अंदर हम इतनी कॉस्ट लेंगे, इतने शिपिंग प्राइस लेंगे। पूरे के पूरे आप कह सकते हो साउथ इंडिया का एक बेस पॉइंट बना दिया कि साउथ इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हम उसका ये बेस प्राइस रखेंगे। तो अगेन दिस इज द जियोग्राफिकल प्राइस डिफरेंशिएशन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एडॉप्टेशन प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। ये आपका मार्केटिंग का क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे एडॉप्टेशन, किसी भी प्रोडक्ट को मैं कैसे अडॉप्ट करता हूँ उस पे ये आपका क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। प्रोसेस का क्वेश्चन है, प्रोसेस बताना है कि अडॉप्ट मैं किसी भी प्रोडक्ट को कब खरीदता हूँ, किस तरीके से खरीदता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपका एक तरीके से आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस आएगी। उस अवेयरनेस के बेस पे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप अलग अलग ऑप्शन को इवेल्युएट करोगे। जब आप अलग अलग ऑप्शन को इवेल्युएट करोगे तो कुछ ऑप्शन को आप ट्राई करोगे। जो ऑप्शन आपको सबसे बढ़िया लगेगा आप उसको अडॉप्ट कर लोगे। सबसे पहले तो अडॉप्टेशन लास्ट में आना चाहिए, यहां से इसको हटा दो। एंड अवेयरनेस, जब तक अवेयरनेस ही नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड लास्ट को फिक्स करते ही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले अवेयरनेस डेवलप होगी, उस अवेयरनेस से हम इंटरेस्ट देखेंगे कि कितने पर्सन्स का इंटरेस्ट बन रहा है। जब इंटरेस्ट बनेगा तो हम इवेल्युएट करेंगे, देन ट्रायल एंड लास्ट द एडॉप्टेशन। Which of the following is not the feature of business environment? Very easy question. Business environment कभी भी static नहीं होता, business environment हमेशा डायनेमिक होता है। इवन अगर आपको डायनेमिक एंड स्टैटिक, दीज आर द अपोजिट वर्ड ऑफ ईच अदर, आप इससे ये भी कह सकते थे या तो बी बनेगा या डी बनेगा। जब आप थोड़ा सा बिजनेस एनवायरमेंट को समझते तो बिल्कुल समझ में आ जाता कि बिजनेस एनवायरमेंट आपका डायनेमिक इन नेचर होता है, ये चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरमेंट को हम स्टैटिक नहीं ले सकते हैं। Move on to the next question. Which of the following are the key objective of WTO? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी 1995 में बनी थी। कौन सा राउंड था मैम? उर्ग्यू राउंड था, उर्ग्यू राउंड था। WTO से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी मैम? गेट थी। गेट कब बनी थी मैम? 1944 के अंदर बनी थी। और गेट और WTO के बीच में ट्रेड से रिलेटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? दैट इज अंकार्ड। अंकार्ड, अंकार्ड के एक नेगेटिव पॉइंट क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन वाली कंट्रीज पे वर्क करती थी। गेट के अंदर क्या सर्विस का प्रोविजन था? नहीं मैम, गेट के अंदर सर्विस का प्रोविजन इनिशियल लेवल पे नहीं था, लेकिन बाद में इस गेट को हमने गेट्स कर दिया था और सर्विस का प्रोविजन ऐड कर दिया था। गेट के जो भी एक तरीके से रूल रेगुलेशन थे वो कैसे थे? ये बहुत लीनियंट थे, बहुत इजी थे और इनको ब्रेक बहुत आसानी से किया जा सकता था। इसीलिए ही गेट को रिप्लेस करके WTO को एज ए स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाया गया। क्या गेट कोई परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन थी? नहीं, गेट कोई परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं थी। गेट एक तरीके से कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था, तो ये एक तरीके का आप कह सकते हो सामूहिक गठबंधन था। तो ये तरीके से कोई भी एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। गॉट इट? अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। WTO के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। WTO का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेट द रूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के रूल को सेट करना। हाँ बिल्कुल हो सकता है। साथ में टू रिजॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट, ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। यस, टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट भी WTO करेगा सॉल्व तो बॉर्डर पे आर्मी क्यों बिठा रखी है? फिर आर्मी का क्या काम? तो ऑप्शन सी को यहां आपको एलिमिनेट करना था। जैसे ही ऑप्शन सी को एलिमिनेट करते हैं आपका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर
ए, ए बी एंड डी निकल कर आ जाता। क्लियर है यहां तक? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्म लेंथ प्राइस, इनकम टैक्स का है ये क्वेश्चन आपका और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है आर्म लेंथ प्राइस। देखो सबसे पहले ना यहाँ दो कंसेप्ट आते हैं आपके। एक है आपका आर्म लेंथ प्राइसिंग, आर्म लेंथ प्राइसिंग। दूसरा कंसेप्ट है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग। इसको समझना, एक ही एग्जांपल लूंगी और एक ही एग्जांपल से दोनों कंसेप्ट को क्लियर करेंगे हम। एक कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, एक इंडियन कंपनी एक मशीन को बेचती है अपनी ही एक सब्सिडरी कंपनी को जो कि यूके में है, अपनी ही एक सब्सिडरी कंपनी को जो कि यूके में है। कितने रुपए में बेचती है? 8 लाख रुपीस में, 8 लाख में। वहीं पे अगर यही इंडियन कंपनी सेम मशीन को किसी और पर्सन को बेचती है, किसी और अनदर कंपनी को बेचती है, जिस जो इसकी सब्सिडरी नहीं है, जिसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, एक तरीके का इंडिपेंडेंट रिलेशन है, तो जो ये प्राइस होगा इस प्राइस को कहा जाएगा आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। फॉर एग्जांपल 10 लाख। ध्यान आपको ये भी रखना है कि जो आर्म लेंथ प्राइसिंग होता है ना वो हमेशा कम होता है और ट्रांसफर प्राइसिंग आपका हमेशा ज्यादा होता है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो आर्म लेंथ प्राइस एज पर द सेक्शन 92F, 92F के अंदर आपका आर्म लेंथ प्राइस के बारे में डिस्कस किया गया है और आर्म लेंथ प्राइस के मेथड कौन कौन से हैं। मेथड्स ऑफ आर्म लेंथ प्राइस आपकी सेक्शन 92C के अंदर बताए गए हैं, ये भी ध्यान रखना। प्राइस अप्लाइड और प्रपोज टू बी अप्लाइड, प्राइस अप्लाइड और प्रपोज टू बी अप्लाइड किस केस में होता है? अनरिलेटेड पर्सन के केस में होता है या रिलेटेड पर्सन के केस में होता है, या फिर अनकंट्रोल्ड कंडीशन के केस में होता है या कंट्रोल्ड कंडीशन के केस में होता है, आपसे ये पूछ रखा है। तो ऑफ कोर्स आपने अभी यहां देखा जो आर्म लेंथ प्राइसिंग है वो अपनी ही सब्सिडरी को जब मैं सेल आउट करता हूं तो जो पर्सन है वो अनरिलेटेड होंगे या रिलेटेड होंगे, मुझे ये बता दो। जो पर्सन है वो अनरिलेटेड होंगे या रिलेटेड होंगे? आप कहोगे कि मैम इसका रिलेटेड पर्सन आंसर आना चाहिए और रिलेटेड पर्सन और कंट्रोल्ड कंडीशन आना चाहिए, बट दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। वाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग? समझने की कोशिश करना। आर्म लेंथ प्राइस, देखो जब हम अपनी ही सब्सिडरी को सामान बेचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा एक तरीके से महंगा बेच दे, टैक्स कम कटेगा, प्रॉफिट कम दिखेगा एंड ऑल। बट आर्म लेंथ प्राइसिंग के जो प्रोविजंस है ना वो आपको ये बोलते हैं कि जब भी आप किसी अपनी सब्सिडरी के अंदर सामान दे रहे हो तो आप उस प्राइस पे नहीं दे सकते हो जो आपने डिसाइड किया है। आपको वो प्राइस लेना पड़ेगा जो कि मार्केट की अनकंट्रोल्ड कंडीशन का है, या फिर आप कह सकते हो वो प्राइस जो किसी दो अनरिलेटेड पर्सन अगर किसी ट्रांजैक्शन में एंटर करते तो वो प्राइस लेते, तो उस प्राइस को फिर आर्म लेंथ प्राइस कहा जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट? काफी सारी जगह ना आर्म लेंथ प्राइस और ट्रांसफर प्राइसिंग को सेम कंसीडर किया जाता है। ये एक माइनर साइज में डिफरेंसेस को ध्यान रखना भाई प्लीज। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये आपका, एंड स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
मे बी आई थिंक थोड़ा सा ब्लर है, मुझे ही लग रहा है या सभी को लग रहा है ये थोड़ा सा ब्लर. नाउ होप सो इट्स क्लियर, है ना. कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. बॉयले का फॉर्मूला याद कैसे करोगे? बॉयले के फॉर्मूले में बॉयल बनेगी, दैट इज Q3 प्लस Q1 माइनस टू Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1. एक्चुअली दिस इज द Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1. ये इसका आंसर बनेगा. नेक्स्ट है कार्ले. कार्ले कॉफिशिएंट का फॉर्मूला आपका परसेंटाइल एंड डिसाइल पे वर्क करता है, तो सी का ऑप्शन नंबर बी बनेगा. एंड मोमेंट कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आपका ये फॉर्मूला बनता है. इवन मोमेंट कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए मैंने एक बार पहले भी ट्रिक बताई है. आई एम वेरी स्वीट एंड काइंड. फोर्थ मोमेंट आपको बोलता है कुटोसिस के बारे में. थर्ड मोमेंट आपको बताता है स्क्यूनेस के रिलेशन के बारे में. एंड वी से था आपका वेरिएंस. एंड फर्स्ट बताता आपको सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में. गॉट इट? इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है. ये फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको एज इट इज आपको याद रखना है. इसका आंसर बनेगा 4321, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. आ जाओ नेक्स्ट. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब आया था? एसबीआई. अभी हमने देखा एसबीआई आपका 1995 में आया था. क्या ऐसा कोई बच्चा है जो मुझे कंप्लीट एसबीआई की पूरी स्टोरी बता सकता है? कब आया था, कैसे आया था, क्या किया था? अगर किसी को पता है तो फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो. एक वेरी वेरी लिटिल स्वीट हर्ट उसको बिल्कुल मिलेगा. आगे आ जाओ. ये कुछ कंपनीज के सेक्शन है, कंपनी एक्ट के सेक्शन है, सॉरी. और ये कंपनीज की टाइप आपसे पूछ रखी है, इनको आपको मैच करना है. और ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको याद भी रखना है. देखो, सेक्शन 285 के अंदर आपकी स्मॉल कंपनी के बारे में बताया गया है. सेक्शन 455 के अंदर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. सेक्शन 26 के अंदर आपकी एक तरीके से एसोसिएट कंपनी के बारे में बताया गया है. एंड द लास्ट इज 378 एक डॉर्मेंट कंपनी के बारे में बताया. इनको एज इट इज याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है. साथ में कुछ और सेक्शन बता देती हूँ. 1% कंपनी के बारे में सेक्शन 262 बताता है. प्राइवेट कंपनी के बारे में सेक्शन 268 बताता है. पब्लिक कंपनी के बारे में सेक्शन 271 बताता है. होल्डिंग कंपनी के बारे में ये सारे याद रख लेना, सेक्शन 246 बताता है. सब्सिडरी कंपनी के बारे में सेक्शन 287 बताता है. एंड एसोसिएट कंपनी के बारे में, एसोसिएट तो हाँ ये रही हमारे, सेक्शन 26 बताता है. क्लियर? उसके अलावा आपकी लिस्टेड कंपनी के बारे में, लिस्टेड कंपनी के बारे में सेक्शन 252 बताता है. ये सारे सेक्शन आपको याद होने चाहिए. 1% सेक्शन 262, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268, पब्लिक कंपनी सेक्शन 271, होल्डिंग कंपनी सेक्शन 246, सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 287, लिस्टेड कंपनी सेक्शन 258. क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नहीं है इस पे. 27, 28, 29 डालो गाइस, क्वेश्चन नंबर ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 29.
आगे भी तो ऐसा नहीं है क्या? हाँ, ये 30 हो जाएगा, फिर ये 29 है, गॉट इट। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड टाइप ऑफ कंज्यूमर के बारे में। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर आपके कौन से कंज्यूमर आएंगे? इंट्रोडक्शन के अंदर आपके इनोवेटर्स आएंगे, जिनको प्रोडक्ट आते ही चाहिए होता है, दैट इज इंट्रोडक्शन। डिक्लाइन के अंदर वो पर्सन आएंगे जो प्रोडक्ट खरीद के ही राजी नहीं होते, लेजार्ड्स। तो डी का हो जाएगा 1 एंड ए का हो जाएगा 4। ऑप्शन आंसर तो मेरा यहीं से निकल गया। इसी तरीके से आपको भी आंसर निकालना है। बाकी देखो, ग्रोथ के लिए आपकी अर्ली मेजोरिटी आएगी एंड मेच्योरिटी के लिए अर्ली अडॉप्टर आएंगे। मेरे को ये टाइप ऑफ कंज्यूमर जो टाइप ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे जो बनाए जाते हैं, मेरे को वो बना के बता दो एक बार, किस किस तरीके से कितनी कितनी परसेंटेज होती है। देखो, इस तरीके से कुछ आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनती है ना। सबसे पहले आते हैं आपके इनोवेटर। इनोवेटर्स कितने होते हैं? इनोवेटर होते हैं आपके 2.5%। फिर आते हैं आपके अर्ली एडॉप्टर। अर्ली एडॉप्टर होते हैं आपके 13.5%। फिर आते हैं आपकी अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी होते हैं आपके 34%। देन लेट मेजॉरिटी सेम 34%। लेट मेजॉरिटी 34%। एंड लास्ट में आते हैं आपके लेजार्ड्स। लेजार्ड्स होते हैं आपके 16%। ये परसेंटेज भी आपको इस तरीके से याद रखनी है। ये डिक्लाइन हो गई, फिर ये लेजार्ड्स वाले आ जाएंगे सारे। समझ में आया? एक अलग पेज पे बनाऊं क्या? खिचड़ी सी हो गई, रुको। सबसे पहले आ गए आपके इनोवेटर 2.5%। फिर आपके आगे अर्ली एडॉप्टर 13.5%। फिर आगे आपके अर्ली मेजॉरिटी 34%। लेट मेजॉरिटी अगेन 34%। एंड लास्ट में है आपके लेजार्ड्स 16%। जो आपका अर्ली मेजॉरिटी वाला फेज है ना, वो आपका यहां से स्टार्ट होता है और फिर ये ग्रोथ एंड लास्ट में ये डिक्लाइन। मतलब कि ये वाली चीज आपको याद रखनी है, मेनली ये वाला आपको पता होना चाहिए। गॉट इट? आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। the working of the current purchasing power accounting required classification of balance sheet item in the monetary item and the non-monetary item. Which of the following is the non-monetary item as per current purchasing power accounting? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, जो ये करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग है, ये कौन से टाइप ऑफ अकाउंटिंग का मेथड है? क्या ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग? ऑप्शन दे देती हूँ। क्या ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मेथड है या फिर ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मेथड है? करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग कौन सी टाइप ऑफ अकाउंटिंग है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है या इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है? बेटू, ये आपका एक तरीके का ना इन्फ्लेशनरी अकाउंटिंग मेथड है। देयर आर द 4 मेथड फॉर इन्फ्लेशनरी अकाउंटिंग, आउट ऑफ 1 इज करंट परचेजिंग पावर मेथड। करंट परचेजिंग पावर मेथड के अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक जनरल इन्फ्लेशन रेट को कंसीडर किया जाता है और फिर उस इन्फ्लेशन के हिसाब से करंट की परचेजिंग पावर
एक फ्यूचर की फिगर की करंट की परचेसिंग पावर निकाली जाती है। इस मेथड के अकॉर्डिंग जितने भी मेरे पास आइटम हैं मेरी बैलेंस शीट के अंदर, उन हर आइटम को मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं, सॉरी, आइटम, मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम के अंदर वो वैल्यूज आती हैं जिनकी वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी। मॉनेटरी के अंदर वो जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। नॉन मॉनेटरी के अंदर वो जिनकी वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ चेंज होते हुए अफेक्ट करेगी। एग्जाम्पल देखो, इसमें यही पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी कौन से हैं? कैश, 100 रुपए आज हैं, 100 ही रुपए कल होंगे, 10 साल बाद भी 100 रुपए तो 100 ही रहेंगे, 100 का नोट 1000 तो नहीं बन जाएगा। हाँ, कैश से मिलने वाली चीज की परचेजिंग पावर में चेंज आ जाएगा, लेकिन कैश में तो चेंज नहीं आएगा। 100 रुपए तो 100 ही रहेंगे, तो ये आपका एक तरीके का मॉनेटरी आइटम हो गया। यस। डिबेंचर्स, अगर आपने लोन 10,000 का ले रखा है तो वो 10,000 की बजाय आपसे 50,000 तो नहीं हो जाएगा, अमाउंट तो सेम ही रहेगी। यस। डेटर्स, किसी ने आपसे 20,000 का सामान ले रखा है तो 20,000, अमाउंट तो 20 की 20,000 रहेगी, बट जो इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो जाएगी। हो सकता है आज मैं बुक्स बनाती हूँ, जो मैं आज बुक बनाती हूँ उसके जो पेपर की वैल्यू है, जो मेरा इन्वेंट्री या मेरा जो रॉ मटेरियल उसका पेपर है, वो मेरे को पड़ता है 1 रुपए का एक पेज, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 पेज। बट क्या 10 साल बाद ही ये एक पेज मुझे 1 ही रुपए का मिलेगा या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? मेरी इन्वेंट्री है मेरा पेपर, क्या 10 साल बाद भी ये पेपर मुझे 1 ही रुपए का मिलेगा या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? मैडम, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये चेंज हो जाएगी, तो ये मेरा नॉन मॉनेटरी यानी कि इन्फ्लेशन से अफेक्ट होने वाली चीज है। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ओनली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, in case the income of individual include the income of 25,000 of his minor child in the section 64(1)(a), such individual can be entitled to the exemption under the section 1032। सिंपल से ये पूछा गया है सेक्शन 1032 के अंदर जो माइनर चाइल्ड की डिडक्शन मिलती है वो कितनी अमाउंट की मिलती है, तो ये आपको 1500 रुपए की मिलती है। कितने बच्चों के लिए ये डिडक्शन मिल सकती है? कितने बच्चों के लिए ये 1500 की डिडक्शन मिल सकती है? मैडम, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए, तुम्हारे दर्जन भर बच्चे हो तो सबके ऊपर तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी, बट मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1500 की। अगर इसमें क्लबिंग का प्रोविजन आता है, साथ में हम माइनर चाइल्ड के साथ क्लबिंग भी पढ़ते हैं ना, तो क्लबिंग के प्रोविजन के अंदर जो इनकम है मेरे माइनर चाइल्ड की, वो किसकी इनकम में क्लब होती है? मदर की इनकम में या फादर की इनकम में? ये उसकी इनकम में क्लब होगी जिसकी इनकम क्लबिंग से पहले हाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, क्लब करनी है मेरे को इनकम 25,000 रुपए की, माइनर को कहीं से 25,000 रुपए मिले हैं, अब माइनर तो कमाता नहीं, तो वो इनकम क्लब होगी किसकी इनकम में? या तो मदर या फादर। क्लबिंग से पहले मदर की इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है, फादर जो है वो कमाता है 80,000 रुपए। तो क्लबिंग से पहले किसकी इनकम ज्यादा है? मैम, क्लबिंग से पहले तो मदर की इनकम ज्यादा है, तो मदर की इनकम में ये अमाउंट आपकी क्लब हो जाएगी और मदर की इनकम बन जाएगी 1,25,000। समझ में आया?
समझ में आया क्लबिंग वाला प्रोविजन भी? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। वेल एंड गुड, नाइस क्वेश्चन। फॉर्मूला बता दो मुझे सबसे पहले तो। क्या मैं यहां पे आपको पूरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है, क्या मैं वो रिवाइज करवा दूं तो मजा आ जाएगा? मजा आ जाएगा? आओ तो लो, तुम मजे लो। क्वेश्चन था प्रेफरेंस शेयर पे, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से ही स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको दो तरीके से देखनी है। पहला है कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीमेबल है या आपके इरिडीमेबल है। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले में किसी को डाउट हो तो बताओ। यस मैम, बिल्कुल डाउट है, हमें नेट प्रोसीड समझ में नहीं आया। तो आओ नेट प्रोसीड की कैलकुलेशन समझ लेते हैं। नेट प्रोसीड क्या होता है? नेट प्रोसीड के अंदर आपको निकालने के लिए आपको सबसे पहले फेस वैल्यू चाहिए। फेस वैल्यू के अंदर अगर कोई भी डिस्काउंट या प्रीमियम ऐड या माइनस किया जाता है तो उसको ऐड या माइनस करके आपका इशू प्राइस आ जाएगा। आपका इशू प्राइस आ जाएगा। इस इशू प्राइस से जब आप फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपकी नेट प्रोसीड निकल कर आ जाएगी। मैम क्या इस फ्लोटेशन कॉस्ट का कोई और भी नाम है? यस, फ्लोटेशन कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ इशू के नाम से भी जानते हैं। मैम ये फ्लोटेशन कॉस्ट होती क्या है? बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो शेयर इशू करने के लिए आपको उठानी पड़ती है। आपको कुछ पेपर प्रिंट करवाने पड़ते हैं, अप्रूवल लेना पड़ता है, तो प्रिंटिंग का खर्चा है, तो वो सारा आपका फ्लोटेशन कॉस्ट में जाता है। शेयर इशू करवाने की जो छोटी छोटी कॉस्ट होती है वो आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट में जाती है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी परसेंटेज में दे दी होती है, उसमें सीधा ये बोला जाता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज 10%। तो मुझे यहां ये समझ में नहीं आता, अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट मेरी 10% फेस वैल्यू पे निकलेगी या इशू प्राइस का 10%। ऑलवेज रिमेंबर फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो आपकी इशू प्राइस पे निकलती है। इशू प्राइस को मार्केट प्राइस भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। यहां तक समझ में आ गया? यस मैम, बिल्कुल आ गया। बट इन केस अगर आपके इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, वहां कैलकुलेशन कैसे होगी? इरिडीमेबल है, कोई डिबेंचर या सॉरी कोई डिविडेंड एज सच तो जाना नहीं, कोई रिडम्पशन वैल्यू होगी ही नहीं। जब रिडम्पशन वैल्यू ही नहीं होगी तो आपके इरिडीमेबल के केस में सिंपल फॉर्मूला बनता है, दैट इज डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। क्लियर है? आपका क्वेश्चन किस पे था वो देखो। आपका क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड ने इशू किए हैं 2000 शेयर, 10% शेयर के 100 ईच, 95 100 ईच एट द 95, मतलब फेस वैल्यू जो है वो है आपकी 95, लेकिन मैंने डिस्काउंट पे इशू किए हैं। कितना डिस्काउंट दिया है? 5 रुपीज का। तो मैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करूंगी? सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या था आपका? फॉर्मूला है आपका डिविडेंड
प्लस रिडम्पशन वैल्यू, सॉरी, डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ये फॉर्मूला है। अब मेरे को ये बताओ डिविडेंड क्या है। डिविडेंड है मैडम 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1000 रुपी, सॉरी 100 रुपीज का था, 100 का 10% क्या आ जाएगा मैम, ये मेरा 10 रुपीज आ जाएगा। रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू क्या आपको एज सच कहीं दे रखी दिख रही है? नहीं मैम, तो मैं मानूंगी कि ये 100 पे ही रिडीम हुआ है। नेट प्रोसीड क्या आएगा? नेट प्रोसीड मैंने अभी बताया, फेस वैल्यू में से डिस्काउंट या प्रीमियम की अमाउंट को माइनस करेंगे तो इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करेंगे नेट प्रोसीड। क्या इस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट कहीं दे रखी है? नहीं जी, इस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दे रखी। इस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दे रखी, तो मैं इसी को ही 95 को यानी कि इश्यू प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस को ही मैं अपना नेट प्रोसीड मान लूंगा। क्या आपको कोई एन की वैल्यू दे रखी है कितने साल के लिए आप ये कर रहे हो? नहीं मैम, नहीं दे रखी। तो आप डायरेक्टली इसको कर दोगे होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस, अरे एक मिनट, 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर बनेगा 10.53%। अगर और भी बेटर तरीके से इसे सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो मुझे इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? अरे ओ, वेट ए सेकेंड प्लीज। यस, देखो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, डिविडेंड कितना है डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। रीजन बिकॉज आंसर वही आएगा क्योंकि आपको वैल्यू तो गिवन थी नहीं। तो डिविडेंड कितना है? डिविडेंड आपका 10 है। नेट प्रोसीड क्या है? नेट प्रोसीड आपका 95 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी, ये 10 आएगा, 100 नहीं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपका आंसर निकल कर आएगा 10.53 एंड हियर इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड द बेस्टेस्ट मेथड टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। गॉट इट? आगे चले। वेरी इजी क्वेश्चन, पेस्टल। पेस्टल आपका कहाँ पढ़ते हो आप? पेस्टल मैम मैं आपका माइक्रो मैक्रो मैक्रो एनवायरमेंट के अंदर पढ़ता हूँ। मैक्रो के अंदर पढ़ते हो या एक्सटर्नल के अंदर पढ़ते हो? मैम मैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर पढ़ता हूँ। एक्सटर्नल और इंटरनल दो एनवायरमेंट होते हैं। इंटरनल एनवायरमेंट के पार्ट आते हैं आपके माइक्रो एंड मैक्रो। क्या ये चीज मैंने सही बोली है? इंटरनल एनवायरमेंट के पार्ट आते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। क्या ये बात सही है? नहीं मैडम नहीं, ये तो कतई बदतमीजी हो गई है। क्योंकि जो माइक्रो एंड मैक्रो है ये इंटरनल का नहीं जी, ये एक्सटर्नल का पार्ट होते हैं। ये एक्सटर्नल का पार्ट होते हैं। इंटरनल एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट होता है जिसको मैं 100% कंट्रोल कर सकती हूँ। 100% कंट्रोल कर सकती हूँ। वहीं पे एक्सटर्नल एनवायरमेंट वो है जिसके साथ मुझे एडजस्ट
या अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। इसमें से भी जो माइनर है ना, माइनर, इसको मैं थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मैनेज कर सकती हूँ, बट कंट्रोल नहीं। बट मैक्रो एनवायरनमेंट तो ऐसा है जिसके साथ मुझे 100% एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें मेरी कुछ नहीं चलेगी, ये एनवायरनमेंट मेरी कतई नहीं सुनता, मेरी कोई बात नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है। मैडम एग्जाम्पल दो तो समझ में आए, एग्जाम्पल भी ले लो। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है लाइक आपकी बिजनेस की पॉलिसी, बिजनेस की पॉलिसी 100% आप ही कंट्रोल कर सकते हो। यस, आपके बिजनेस के ह्यूमन रिसोर्सेस, बिल्कुल मैडम। आपके एक तरीके से रिलेशनशिप या लेबर मैनेजमेंट, बिल्कुल मैडम। आप कह सकते हो आपके बिजनेस की एक तरीके से प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितनी होंगी? यस मैम, बिल्कुल हम ही देखेंगे, ये तो पड़ोसी तो आके देखेगा नहीं। ठीक है जी, इंटरनल तो समझ में आ गया। अब आ जाओ एक्सटर्नल पे। माइक्रो में क्या क्या आता है जी? माइक्रो में तुम ये देख लो, तुम्हारे कॉम्पिटेटर, तुम्हारे कॉम्पिटेटर जिसके साथ तुम्हें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम्हारे कस्टमर, कस्टमर को तुम 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारे सप्लायर जिसको तुम 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैडम मैक्रो में क्या आएगा? मैक्रो में आएगा बेटा आपका पेस्टल, जो ये क्वेश्चन है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, लीगल, लीगल एंड इकोलॉजिकल। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था पेस्टल फ्रेमवर्क के अंदर एल क्या डिनोट करता है? एल आपके लीगल को डिनोट करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने यहाँ पे कंप्लीट बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया आपको यहां से फाइंड करना है। कौन कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हो? मेरे को सिर्फ ये बता दो। नेशनल इनकम पढ़ते हो? हाँ जी पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हो? जी बिल्कुल पढ़ते हैं। ए और बी तो आएगा, जहां पे दोनों क्वेश्चन नहीं है वहां पे हटा दो। फिर आ जाओ बिहेवियर ऑफ फर्म। मैडम बिहेवियर ऑफ फर्म तो, या कंज्यूमर बिहेवियर या एक पर्टिकुलर बिहेवियर का फर्म हमने देखा, हम तो माइक्रो में पढ़ते हैं जी। ऑप्शन नंबर ई नहीं आएगा, ए बी सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर? अभी देखा ना ऊपर वाले क्वेश्चन में ही कि जो बिहेवियर एक पर्टिकुलर फर्म का बिहेवियर, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का बिहेवियर तो माइक्रो में पढ़ते हैं। क्लियर? आगे आ जाओ। And it's the note the fifth, actually it's the 35th question and it's the last question of today's class. क्या ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूं? क्या इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, मैं होमवर्क में दे दूं? चलिए बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सारे बच्चे मुझे कमेंट में इसका जवाब देंगे। अगर फिर भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर चाहते हो तुम कि मैडम क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक रिवीजन भी शुरू करो, टॉपिक रिवीजन शुरू करूंगी तुम्हारी डिमांड पे, तुम्हारी डिमांड पे। जो टॉपिक तुम बोलोगे वो टॉपिक शुरू करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे जो 27 जून 2025 को हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें आए थे। आज की क्लास अपने इतनी ही रखते हैं। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच कि आप लोग क्लास में बने रहें। बट इतना प्रॉमिस मेरी तरफ से भी है कि क्लास में रहोगे तो बहुत कुछ सीख के ही जाओगे। गॉट इट?
चलिए अभी क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।